So welcome to the second part of gaseous exchange. In this video हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं about the function of cartilage in human gas exchange system. प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझते हैं कि कीप एयरवेज ओपन, ये हमेशा एयरवे को ओपन रखती है। इसकी वजह से हमारा ट्रैकिया ब्लॉक नहीं होता, ना हमारा ब्रोंकाई ब्लॉक होता है, ना ब्रोंकाई ब्लॉक होता है ना ट्रैकिया ब्लॉक होता है, फॉर ओनली द रीज़न के कार्टिलेज दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ट्रैकिया को जो सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है, ये जो विंड पाइप को हमें सपोर्ट मिल रहा है, ये कार्टिलेज प्रोवाइड करते हैं। देखो हर चीज़ को बेसिकली एक सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे आपकी जितनी भी जो बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी हमारी इसमें मसल्स हैं, अगर आप इसमें से स्केलेटन को हटा दो तो पूरा जिस्म ज़मीन पे गिर जाए। ये स्केलेटन और ये जो बोन्स होती हैं ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है। इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रैकिया है उसे सपोर्ट कार्टिलेज देता है, ठीक है, ना कि सिर्फ ट्रैकिया को बल्कि ब्रोंकाई को भी सपोर्ट सारा कार्टिलेज देता है। नेक्स्ट अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, यू नीड टू नो अबाउट इट। देखो कोई भी चीज़ अगर फ्लेक्सिबल होगी ना तो वो फिर आप उसको जितना भी लाइक अगर कॉम्प्रेस करना चाहोगे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में या ओरिजिनल शेप में आ जाती है, वो कभी भी डिफॉर्म नहीं होती, अपनी शेप को चेंज नहीं करती परमानेंटली। एंड द रिंग्स अलाउ वाइडनिंग और ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब आप किसी चीज़ को इनहेल करते हो, किसी चीज़ को क्या बेसिकली आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो तो आपके जो ट्रैकिया है वो वाइडर हो जाता है। वाइडर का मतलब है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, इन अ सेंस कि आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ फ्लेक्सिबल होती है इसका मतलब अपनी शेप को जो है वो आप उसको जितना भी चेंज करने की कोशिश कर लो, कंप्रेस कर लो या उसको बहुत ज़्यादा तेज़ खींच लो, स्ट्रेच कर लो, तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में रहती है। तो ऑल्दो द शेप इज़ नॉट चेंजिंग, लेकिन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन या इनहेलेशन आपका जो ल्यूमेन होता है ट्रैकिया का या फिर ब्रोंकाई का, ये वाइडन हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ये बड़ा हो जाता है। ये ल्यूमेन का इंक्रीज़ करना इन द साइज़ ये बता रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन इन द अमाउंट हम इनहेल कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे की पॉइंट। उसके अलावा आउटलाइन द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द ह्यूमन गैस एक्सचेंज। अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो स्मूथ मसल्स थी, जिसको अभी आपने ट्रैकिया के स्ट्रक्चर में, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के स्ट्रक्चर में देखा, इनका क्या बेसिकली रोल है, इनका क्या बेसिकली फंक्शन है। सो बेसिकली हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं दीज आर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये अलाउ करती है आपकी बॉडी में इन ट्रैकिया, इन ब्रोंकाई, इन और जहाँ पर भी मौजूद है, ना कि सिर्फ आपके गैसियस एक्सचेंज में बल्कि पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना, ओके। और उसी के अलावा चेंजेस डायमीटर ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स, इनके डायमीटर को भी चेंज कर देता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स देखो ऑफ कोर्स जब आप कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप उस चीज़ का जो डायमीटर है वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बेसिकली इन अ सेंस कि या तो डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डायमीटर डिक्रीज़ हो रहा है। वाइल द रिलैक्सेशन मींस कि डायमीटर का जो अपना ओरिजिनल शेप है वो उसके ऊपर उतर आया है, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल शेप है वो वहाँ पर रहेगा ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम। जो उसका ओरिजिनल डायमीटर है ट्रैकिया का, ब्रोंकस का या ब्रोंकियोल्स का, वो वैसा का वैसा ही रहेगा ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। और जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि इन अदर सेंस अल्टर हो जाता है। और इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, यूजुअली तो इंक्रीज़ होता है बाय इनहेलेशन और डिक्रीज़ होता है बाय एक्सहेलेशन, क्योंकि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। उसके अलावा क्योंकि हमारे पास ब्रीथिंग सिस्टम एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैंने आपको प्रीवियस स्टडी में बताया था कि हम मुस्तकिल सांस लेते हैं, ऐसा नहीं कि जब आप सो रहे होते तो आप सांस नहीं लेते, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके अलावा इट कंट्रोल्स एयर फ्लो इन ब्रोंकियोल्स, आपका जो ब्रोंकियोल्स है उसमें एयर फ्लो को कंट्रोल करता है कि एयर किस तरह से फ्लो कर रहा है ब्रोंकियोल्स के अंदर, whether they are the terminal bronchioles या फिर respiratory bronchioles. Okay, so now warming and cleaning the air. Air is warmed to body temperature and moistened in the nose and trachea to prevent delicate areas in the lungs from desiccation like drying out. उसके अलावा protection is also needed against the suspended matter carried in the air, which may include dust, sand, pollen, fungal spores, bacteria, and viruses. There are both mechanical and chemical barriers to protect against these particles, which are all potential threats to the functioning of the lungs. Now this is the key point you need to know. जब आप अपनी अंदर सांस लेते हो, इनहेल करते हो आप एयर को, तो आपने नोट किया है कि आपको वो अपने लंग्स में ठंडी लगती है, कभी अगर आपने महसूस किया हो। वाइल जब आप सांस बाहर निकालते हो, लाइक आप एक्सहेल कर रहे होते हो एयर को, तो आपने नोट किया कि वो हवा ज़्यादा गर्म होती है। उस गर्म का रीज़न बेसिकली एक तो ये है कि आपका जो ब्लड है वो गर्म रहता है,
और ब्लड के गर्म, क्योंकि ब्लड गर्म क्यों है, या ट्रांसपोर्ट इन मैमल में मज़ीद डिटेल से पढ़ना। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ बस, कि आपका जो ब्लड फ्लो है ना, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, और उस हाई प्रेशर की वजह से आपका ऑलरेडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड का। तो जब ब्लड से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो उस गैस का जो टेम्परेचर है वो भी ऑलरेडी इंक्रीज़ रहता है। तभी आप जब एक्सहेल कर रहे होते हो तो आपको गर्म हवा आती है, और जब आप इनहेल करते हो तो आपको ठंडी हवा महसूस होती है, क्योंकि कंपैरिजन टू योर बॉडी जो बाहर की हवा है वो ठंडी होती है। तो दैट इज़ द रीज़न। और मज़ीद डिटेल इसके आपको डिस्कस करनी हो अगर आपको कभी, तो ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स देखो, विच इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वेल, तो अब यहाँ पर ये है चीज़ कि हम लोग एयर को वार्म रखते हैं इन द बॉडी टेम्परेचर, और उसके अलावा मॉइस्चर रखते हैं नोज़ को, ट्रैकिया को, ताकि हमारे पास जितने भी जो लाइक मॉइस्चर का क्या मतलब है बेसिकली। मॉइस्चर का मतलब वहाँ पे अब अगर इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर का मतलब होता है, हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी है वहाँ पर इन द नोज़ या फिर इन द ट्रैकिया। हम कहते हैं कि वहाँ पर लाइक हमारे पास जस्ट इन अ केस कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, मॉइस्चर हो जाती हैं। और वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे पास जो ट्रैकिया है, ठीक है, यानी कि सांस की नाली है, विंड पाइप, या हमारी जो नोज़ है वो फिर ड्राई आउट ना हो जाए। और दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू कि डेसिकेशन वहाँ पर हो रही है, जो हमारे पास ड्राइंग आउट पोर्शन हो रहा है। लंग्स कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ट्रैकिया हो या फिर नोज़ हो, ये चीज़ें ड्राई नहीं होनी चाहिए। और जस्ट इन केस अगर ये कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता ड्राई हो जाती है तो फिर बीमारियां कॉज हो जाती हैं, और ख़तरनाक बीमारी होती है, क्योंकि जब वो चीज़ ड्राई होगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया भी आराम से अटैक कर सकता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके टू अटैक, ठीक है, ना कि सिर्फ बैक्टीरिया के बल्कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन अटैक कर सकता है। तो कभी भी ये चीज़ें ड्राई नहीं होती है, आपकी ट्रैकिया और नोज़ हमेशा मॉइस्चर होती हैं। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है अगेंस्ट डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, पॉलन, फंगल स्पोर्स, बैक्टीरिया और वायरसेस। इनके अगेंस्ट आपके पास कुछ बैरियर्स भी होते हैं, सच एज द मैकेनिकल एंड द केमिकल। अगर हम मैकेनिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो दीज आर द हेयर्स इनसाइड द नोज़। आपने नोज़ के अंदर अपने हेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा। ये जो हेयर्स आपकी नोज़ के अंदर हैं, ये क्यों है बेसिकली, तो देखो इसके होने की बेसिकली एक वजह है, इसकी प्रेजेंट होने, इस जो नोज़ में आपके हेयर्स हैं उसके प्रेजेंट होने की बेसिकली एक वजह है। और वो वजह ये है हमारे पास बेसिकली कि यहाँ पर हमारे पास कैच पार्टिकल्स विच आर लार्जर दैन 5 to 10 माइक्रोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है कि जो भी 5 या 10 से ज़्यादा जो है वो माइक्रोमीटर का जिसका भी पार्टिकल का साइज़ होगा, जो कि ख़तरनाक पार्टिकल्स होते हैं लाइक डस्ट पार्टिकल्स, और जितने भी ख़तरनाक जरासीम वगैरह आते हैं, ये नोज़ उसे, जो नोज़ में हेयर्स होते हैं ये उसे अटैच कर लेते हैं, उसको जो है वो ट्रैप कर लेते हैं और उसे लाइक पकड़ लेते हैं, लंग्स की तरफ नहीं जाने देते। देखो आपकी ट्रैकिया का भी हमने पूरा सिस्टम पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, हमने देखा कि ट्रैकिया में किस तरह से हमारे पास सिलिएटेड सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं। ये सब लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सब फंक्शन कर रहे हैं अपना, कि हम नहीं चाहते कि लंग्स तुम्हारे फेफड़ों तक, तुम्हारे एल्वियोलस तक, एल्वियोलर सैक तक तुम्हारे कभी भी कोई भी डस्ट पार्टिकल पहुँचे, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो डस्ट पार्टिकल वहाँ पहुँच गए तो तुम्हारे फेफड़ों को भी नुकसान दे सकते हैं, यानी कि लंग्स को भी नुकसान दे सकते हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे ब्लड वेसल्स में एंटर होकर तुम्हारे हार्ट को और फिर हार्ट से बाकी ऑर्गन्स को नुकसान दे सकता है। इसी वजह से हर जो सिस्टम इस तरह का बना है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि तभी नज़ल कैविटी ज़्यादा प्रेफर की जाती है कि आप वहाँ से सांस लें। जो लोग कोशिशें करते हैं कि मजाक में वो मुंह से अक्सर सांस ले लेते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। तो नज़ल कैविटी में क्योंकि हमारे पास एडवांस फीचर्स भी हैं बाय आवर लॉर्ड, तो उसी की वजह से जो है हमें नाक से सांस लेना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। सो बेसिकली यू नीड टू नो अबाउट इट। तो यहाँ पर ये चीज़ है, एंड आई वांट टू से दिस टू यू ऑल गाइस कि अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल में हम लोग ऑलरेडी वी नो म्यूकस लाइनिंग नेसल, ठीक है, पैसेजेस प्लस अदर एयरवेज। जो नेसल पैसेजेस सच एज वी कैन जस्ट से द ट्रैकिया, वी कैन से ब्रोंकाई, और इसके अलावा हम नोज़ भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, इन सब में हमारे पास म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, एंड म्यूकस बेसिकली विच इज़ अ जेल लाइक लिक्विड जो कि ट्रैप करता है बैक्टीरिया के पार्टिकल्स को। अदर एयरवेज का मतलब भी यही है, मतलब बाकी ट्रैकिया वगैरह सारी जो भी चीज़ें आती हैं, तो ये केमिकल बैरियर्स होते हैं। ये बैरियर्स क्या करते हैं, बैरियर किसी चीज़ को रोकता है, तो ये जरासीम और बैक्टीरिया को या वायरल पार्टिकल्स को रोकते हैं, ठीक है। इफ़ इट अबाउट मैकेनिकल तो वहाँ पर मेरे पास हेयर्स इन द नोज़ है, यानी वो कोई एक्सक्रीट वगैरह कुछ नहीं हो रहा, वो वहीं पर ही अटैच है, वो वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं। इफ़ इट अबाउट केमिकल तो केमिकल में म्यूकस है हमारे पास। ऑलराइट, नाउ डिस्कस द म्यूकस अ बिट। हमने ऑलरेडी पता है कि गॉबलेट सेल्स जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम में अटैच होते हैं, वहाँ से गॉबलेट सेल्स म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द ईच गॉबलेट सेल, जितना भी उसका अपर पार्ट होता है, इज स्वेलन
with mucin droplets which have been secreted by the cell. जो म्यूसिन ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे पास, वो वहाँ पर सिक्रेट करते हैं, ठीक है, इन द अपर पार्ट ऑफ द गॉबलेट सेल. तभी आप अभी अगर तुम नीचे डायग्राम भी देखो तो तुम्हें मज़ीद क्लैरिफाई होगा कि म्यूकस इज अ स्लाइमी सॉल्यूशन ऑफ म्यूसिन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. अब तुम्हें मुझे नहीं बताने की जरूरत कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या चीज़ है. विद मैनी कार्बोहाइड्रेट चेन दैट मेक दैम स्टिकी एंड एबल टू ट्रैप इनहेल्ड पार्टिकल्स. जो भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हो, जितने भी खतरनाक पार्टिकल्स तुम इनहेल कर रहे हो, उसे ट्रैप करने की एबिलिटी रखते हैं. और ये स्टिकी होते हैं, यानी कि ये नहीं है कि ये ऐसा लिक्विड है कि आपकी जो वो फॉल कर जाए एयरवेज में. वो दीवार पे ही रहता है, दीवार पे ही अटैच रहता है. दिस इज़ द की पॉइंट बेसिकली यू नीड टू नो अबाउट इट, ठीक है. उसके अलावा म्यूकस इज ऑल्सो मेड बाय म्यूकस ग्लैंड्स बेनीथ द एपिथेलियम. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि म्यूकस आप सिर्फ गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस करें. मतलब गॉबलेट सेल्स की जो ऑफकोर्स एक फंक्शन है उसका गॉबलेट सेल्स का कि वो भी म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. इन द डायग्राम ऑफ एयरवे के डायग्राम में तुम्हें यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं सच एज द म्यूकस विच इज़ गिवन टू यू, ठीक है. और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो दैट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. पार्टिकल्स ऑफ डेब्रिस, इसको याद कर ले. पार्टिकल्स ऑफ डेब्रिस इज समथिंग, चलो सही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर लेबलिंग में तुमसे पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है. एपिथेलियम विच में गॉबलेट सेल्स और सिलेटेड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दैन म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि गॉबलेट सेल्स देखो कहाँ पर हैं, ठीक है. गॉबलेट सेल्स बिल्कुल एपिथेलियम के सरफेस के ऊपर हैं, बिल्कुल नज़दीक में, और म्यूकस ग्लैंड्स बिल्कुल पीछे हैं उनके. और कॉन्ड्रोसाइट्स का पता होना चाहिए थोड़ा, लाइक जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन. कॉन्ड्रोसाइट्स अगर पता है आपको तो दैट्स गुड. सम केमिकल पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन म्यूकस टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन दैट इरिटेट्स द एयरवे लाइनिंग. कुछ ऐसे भी हमारे पास केमिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि म्यूकस में सॉल्यूबल है, म्यूकस में डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं बेसिकली एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं. एंड दिस एसिडिक सॉल्यूशन इज़ नॉट सेफ फॉर योर लंग्स. बेसिकली ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है ये बहुत ख़तरनाक होता है इन योर लंग्स, और ये आपके एयरवेज लाइनिंग्स को इरिटेट भी कर सकते हैं, ठीक है. गॉबलेट सेल्स एंड सिलिएटेड सेल्स की अगर हम बात करेंगे मज़ीद डिटेल में तो बिटवीन गॉबलेट सेल्स देयर आर सिलिएटेड सेल्स. यानी कि हमारे पास पहले गॉबलेट सेल्स है और गॉबलेट्स के सेल्स के साथ ही, अभी आप प्रीवियस स्लाइड में देखकर आए, गॉबलेट सेल्स और गॉबलेट सेल्स के साथ ही हमारे पास सिलिएटेड सेल्स है. उसके बाद फिर हमारे गॉबलेट सेल्स आने, फिर सिलिएटेड सेल्स, फिर गॉबलेट सेल्स, फिर सिलिएटेड सेल्स. So now the ciliated cells have cytoplasmic extensions which beat rhythmically to move mucus up the throat. हमारे पास ciliated cells में ऐसे extensions होती हैं cytoplasm में जो कि अलाउ करती है, और हम बेसिकली इस extension को cilia कहते हैं, और ये अलाउ करता है mucus को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है. तो इसी की वजह से mucus ऊपर जाता है. I already told you guys in the previous video. When mucus is at the top of the trachea, it's swallowed. अगर ये म्यूकस बिल्कुल हलक के बिल्कुल ऊपर चला जाए, सॉरी सांस की नाली के बिल्कुल ऊपर चला जाए, बिल्कुल अबव आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि आप इसको स्वेलो यानी कि निगल सकते हो. मैंने वो बात बताई कि म्यूकस को अगर हम निगल लेंगे, स्वेलो कर लेंगे, तो फिर उससे क्या नुकसान होगा. नुकसान कोई नहीं होता भाई, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और भी बहुत सारे केमिकल्स है जो कि बैक्टीरिया को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो वहाँ मतलब एक दफ़ा बैक्टीरिया आ गया ना म्यूकस में तो वो फंस गया. अब आप उसको स्वेलो कर लो या फिर अपनी नाक से जब वो बाहर निकाल लो या फिर अपने माउथ से भी बाहर निकाल सकते हो, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी. तो पैथोजन जो है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, नाउ एल्वियोलाई को थोड़ा सा समझते हैं. अगर एक है तो एल्वियोलस, अगर बहुत सारे और ऑफकोर्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास, हम उसे कहते हैं एल्वियोलाई. एट द एंड ऑफ द पाथवे बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड स्ट्रीम आर द एल्वियोलाई, ठीक है. यानी एटमॉस्फेयर के, यानी बेसिकली इन द एटमॉस्फेयर दे आर ट्राइंग टू से द एल्वियोलर सैक, और उसके अलावा ब्लड स्ट्रीम के जो दरमियान ये जो पोर्शन कहलाता है दैट्स कॉल्ड द एल्वियोलर एल्वियोलाई. और इसके अलावा देयर आर द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज. अब यहाँ पर जो गैस एक्सचेंज सिस्टम है वो हमारे पास डिफ्यूजन होता है, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ कर आए हैं. इफ़ यू डिडंट नो अबाउट डिफ्यूजन तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा मैं. आपका डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ आपका चैप्टर में मसला आ सकता है, बिकॉज दे कैन आस्क यू एंड दे कैन लिंक द चैप्टर ऑफ डिफ्यूजन विद दिस चैप्टर, ठीक है. और इस तरह से वो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके. Now quickly understand that how the alveoli are adapted for gas exchange. जो गैस एक्सचेंज alveoli में हो रहा है, इस ये alveoli का स्ट्रक्चर किस तरह से है और ये किस तरह से adapted होता है to its basic function. सबसे पहले इसके बाद स्क्वैमस एपिथेलियम
इज़ वन सेल थिक. ओके ओके. इसके बाद बेसिकली हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम सेल होता है, ठीक है, विच इज़ वन सेल थिक, और उसका ये बेसिकली बना होता है. नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी चीज़ जस्ट वन सेल थिक होती है तो ये यानी कि कितनी ज़्यादा टाइनी है. इसके डायमीटर को इन्वेस्टिगेट किया गया है, इसकी थिकनेस को बताया गया कि ये इतनी ज़्यादा थिन है, ठीक है, कि इट इज़ जस्ट वन सेल थिक. एक सेल थिक जितना इसका जो है वो डायमीटर है. तो खुद तुम सोचो, वन सेल थिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफ्यूजन बहुत बहुत ईजीली और बहुत ज़्यादा लाइक फास्ट डिफ्यूजन होती है, उसका रेट बहुत हाई होता है और बहुत आराम से डिफ्यूजन हो जाती है. दिस इज़ हाउ द एल्वेलाई आर एडेप्टेड. सेकेंडली, फॉर शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि डिफ्यूजन डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा. इसकी वजह से वो कैसे हो रहा है कि जब आपने पाथवे को कम कर लिया, लाइक बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दैट अगर हमारे पास वन सेल थिक है स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसका मतलब ये कि ओनली जस्ट वन सेल थिक, यानी कि एक ही सेल जितना इसका डायमीटर होता है, एक जगह से मॉलिक्यूल दूसरी जगह आराम से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस कम है, तो डिफ्यूजन रेट ऑलवेज हाई. हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस का जो प्रोपोर्शनैलिटी है डिफ्यूजन के साथ वो इन्वर्स है. जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम डिफ्यूजन होगी. ऑलराइट. नाउ कलेक्टिवली मैनी सो लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है. इसका सरफेस एरिया ऑलरेडी बड़ा है भाई. अब लार्ज सरफेस एरिया की वजह से, बिकॉज यू नो दैट दिस इज ऑफ सर्कल टाइप एल्वेओलाई आपको गिवन होता है इन द डायग्राम. यू कैन जस्ट सी दिस. ये जो सर्कल स्ट्रक्चर है बेसिकली दिस इज शोइंग यू द लार्ज डायमीटर, सॉरी लार्ज सरफेस एरिया. अब लार्ज सरफेस एरिया की वजह से डिफ्यूजन ईजिली हो जाएगी. ये हम ऑलरेडी डिफ्यूजन के फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं. सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. दिस इज अनदर की पॉइंट कि भाई नेट ऑफ कैपिलरीज से सराउंड होता है ये, या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिलरीज हमारे पास जो है वो वेन्यूल्स और एट्रियोल्स से अटैच होती है, ठीक है, और फिर वो फर्दर फिर आर्टरी और वेन से अटैच होते हैं. हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर आ रही है, दैट इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है, ठीक है. यू नीड टू बेसिकली लिंक, आपको लिंक करना पड़ेगा. आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट इन मैमल के चैप्टर को लिंक करो, वरना आपको समझ नहीं आएगा. हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रही थी ना इनटू द लंग्स. तो अब वो लंग्स के अंदर एंटर हो रही है पल्मोनरी आर्टरी, फिर वो से पल्मोनरी आर्ट्रियोल, फिर वहाँ से कैपिलरी का पूरा एक बेड होता है या बेसिकली एक नेटवर्क होता है, यानी कि बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं. तो वहाँ पर हमारे पास कैपिलरी और एल्वेओलाई में ईजिली डिफ्यूजन हो जाती है आराम से. कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से बाहर चला जाता है इन द एल्वेओलस, और एल्वेओलस से जो आप ऑक्सीजन इनटेक ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो या इंस्पायर कर रहे हो, वो आपके कैपिलरी में आ रहा है. फिर कैपिलरी यही वेन्यूल्स, और फिर वेन्यूल से पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से आपके हार्ट में लेकर आ रही है. और कौन से चैम्बर में लेके आ रही है इन द हार्ट? वी टॉक अबाउट इट एज द लेफ्ट एट्रियम. यस, लेफ्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. नाउ so RBC can come very close to air maintaining diffusion gradient. Of course हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. RBC का मतलब बेसिकली रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है. रेड ब्लड सेल्स जितने ज़्यादा पास आएंगे, भाई रेड ब्लड सेल्स के पास आने का क्या मतलब है, वी ऑलरेडी नो. अब देखो ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स नहीं पढ़ाना तो ये चीज़ समझ नहीं आने वाली कि RBCs आर मेड अप ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन वो बेसिकली पार्ट है जहाँ पर हीम हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है. इट एक्ट्स एज अ टूल, ठीक है, और उसकी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करता है. अगर वो चैप्टर नहीं देखा तो उसको भी देख कर आओ लाजमी. आपको अपनी सारी बायो की बेसिक्स पता होनी चाहिए, तब आप जाके इस चैप्टर को एज कर सकते हो. नाउ अंडरस्टैंड दैट देयर आर आल्सो इलास्टिक फाइबर्स इन द एल्वेओलाई वॉल्स. इलास्टिक फाइबर्स सबसे पहले तो आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और वाई वी नीडेड, वी बेसिकली नीडेड ताकि हमारे पास यहाँ पर डिफॉर्मेशन ना हो, ठीक है. डिफॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली हमारे पास, लाइक डिफॉर्म क्या हो ये चीज़, एल्वेओलस डिफॉर्म होगा. डिफॉर्म का मतलब चेंज इन शेप, अपनी शेप को चेंज कर लेगा. आपको पता है कि जब आप इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो तो आपकी लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. स्ट्रेच ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप किसी चीज़ को इंस्पायर करते हो, बेसिकली किसी चीज़ को नहीं, आप गैसेस को इंस्पायर करते हो जिसमें आप सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और सबसे कम आप कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली आप उसको रेशो भी याद करना होगा. पर हम जब इन्हें इनहेल करते हैं गैसेस को, तो हमारा जो लंग्स है वो स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि इन अदर सेंस हमारे पास जो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये अलाउ करते हैं हमारे एल्वेओलाई को कि वो स्ट्रेच कर पाएँ, ठीक है. और रिकॉइल कर जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, ये रिकॉइल करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन. तो हमारे पास इलास्टिसिटी अलाउ एल्वेओलाई टू एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ्स इन, यानी कि जितनी आपने गैस को इनहेल किया है, ठीक है, एयर को आप जितना इनहेल कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, यानी कि इंस्पायर कर रहे हो, तो उतनी अकॉर्डिंग टू दैट वॉल्यूम हमारे पास जो
एल्वेोलाई है वो स्ट्रेच कर पाए या अपनी शेप को चेंज कर पाए, बेसिकली एक्सपेंड कर पाए, ठीक है। और जैसे जैसे आप एक एक्सहेल करते हो तो ये प्रोवाइड करता है आपको कि आपकी शेप चेंज नहीं हो, यानी कि एल्वेोलाई की शेप चेंज नहीं हो और एल्वेोलाई अपनी वैसी कंडीशन में ले, बेसिकली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ द इलास्टिक एबिलिटीज़ ऑफ एल्वेोलाई which enable them to have such a large surface area. इलास्टिक एबिलिटीज़ ऑफ एल्वेोलाई की ही वजह से बेसिकली इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होता है और उस सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो लाइक बेसिकली डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आया तो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि देखो हमारे पास अगर आप बलून ले लो, बेहतरीन एग्जांपल होती है बलून। आप अगर फेफड़ों के बारे में या आपको लंग्स के बारे में समझना है, आप बलून के एग्जाम्पल को उठाओ। मेरे पास एक बलून है, अब मैंने उस बलून के अंदर फूंक मारी। जब मैं उस बलून के अंदर फूंक मारूंगा तो अब उस बलून के अंदर वो बलून का जो एरिया था, सरफेस एरिया, वो एक्सपेंड कर गया, ठीक है। जब वो सरफेस एरिया एक्सपेंड कर जाएगा तो अब मैं बोलूँगा कि हमारे पास जो बलून था उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा गैसेस आ गई हैं। लाइक मेरी कार्बन डाइऑक्साइड उठा लो, हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। और जब मैं बलून से मैं बलून को लाइक सिंपल छोड़ दूंगा, लेकिन अपने हाथ में ही रखूँगा, तो वो बलून लाइक हवा बाहर निकाल देगा सारी, वापस से अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज़ कर लेगा। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। हम क्या इसको बेहतरीन एग्जांपल ले सकते हैं एज ए इलास्टिसिटी या इलास्टिक एबिलिटीज़। उसकी वजह से इनेबल है कि बलून को अगर हम ज़्यादा फुलाएंगे, अब वो अलग बात है कि वो फट जाते हैं, हमारे फेफड़े इस तरह के नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने और भी मज़ीद एबिलिटीज़ रखी हैं। लेकिन जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द लंग्स, तो हमारे पास लंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पर अगर हम बलून की बात करेंगे तो ऑफकोर्स वो फट जाता है फिर, ठीक है। नाउ यहाँ पर बेहतरीन एग्जांपल बाय द वे यही थी जिसके थ्रू मैं समझा पाया। अब हमारे पास अगर बलून को मैं ज़्यादा फुलाऊंगा ना तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, मैं बलून को और ज़्यादा फुलाऊंगा तो उसका और मज़ीद सरफेस एरिया बढ़ेगा। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज़ हो रहा है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। दिस इज कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, एंड देन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर इन द एल्वेओलाई एंड द ब्लड। अब हम ये समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन इन एयर एंड इन द एल्वेओलाई और ब्लड। हमारे पास जो ब्लड होता है, कैपिलरीज नेटवर्क है उसमें, और हमारे पास एल्वेओलाई में, इसमें जो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो किस तरह से रहा है, इसका प्रोसेस समझते हैं। दिस बेसिकली इन्वॉल्व डिफ्यूजन एट ऑल, ऑफ कोर्स। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन अ प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे कोई भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होती है, सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है, पैसिव मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। The air in the alveoli contains a high concentration of oxygen. बाहर एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास जो एल्वेओलाई है, ठीक है, एयर इन द एल्वेओलाई, उसमें ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा है, और अंदर यानी कि हमारे पास कैपिलरी जो है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो है, क्योंकि कैपिलरी क्या लेकर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पुअर इन ऑक्सीजन। ये बेसिक्स वो लेवल्स की है, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन जाता है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एल्वेओलाई से ब्लड के अंदर। ब्लड में किसकी कंसनट्रेशन हाई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सबसे कम कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम कंसनट्रेशन कहाँ है, इन द लंग्स, इन द एल्वेओलाई, ठीक है, इन द एल्वेओलाई। तो लंग्स से हमारे ब्लड स्ट्रीम से एल्वेओलाई में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन कंसनट्रेशन, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। यहाँ पर डिफ्यूजन होती है, एंड दिस इज द बेसिक की पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। The air in the alveoli contains a high concentration of oxygen. We know about it. The blood in the capillaries has a relatively low concentration of oxygen. ये सारा मैं समझा दूँगा आपको by the way. Okay, the oxygen diffuses from the alveoli into the blood capillaries before being carried away to the rest of the body for aerobic respiration and the carbon dioxide. Okay, ये सारा मैं आपको already समझा चुका हूँ, ठीक है। Still you have any question, आप comment कर सकते हो मुझे। So understand just a summary of this, जितना भी अभी हमने पढ़ा है इस वीडियो में, इसको कवर करते हैं, and then in the next video I'll teach you guys smoking. इसी वीडियो में रश नहीं करना है तो ज़्यादा, ठीक है। समरी हम लोगों ने पता क्या क्या पढ़ लिया, हमने कार्टिलेज, गॉबलेट सेल्स, स्मूथ मसल्स और सिलिया के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। आपको इनके स्ट्रक्चर का पता है, आपको ये पता है बेसिकली कि हमारे पास ये क्यों होते हैं, सिलिया क्यों है, कार्टिलेज क्यों है, ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्यों है, स्मूथ मसल्स का क्या फंक्शन है, ये आपको पता है। अब हम समझते हैं कि हमारे पास ट्रैकिया, ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल और एल्वेओलाई में क्या जो है वो ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं या नहीं है। ट्रैकिया में कार्टिलेज भी है, गॉबलेट सेल्स भी हैं, स्मूथ मसल्स भी हैं और सिलिया भी है। सिलिया फॉर गॉबलेट सेल्स फॉर प्रोड्यूसिंग द म्यूकस, ठीक है। सिलिया फॉर सिलिया हमारे पास इसलिए होता है ताकि हमारे पास जो म्यूकस है वो अप वे चला जाए,
यानी कि उसको वो ऊपर बाहर नोज़ की तरफ या माउथ की तरफ, मतलब वो ट्रैकिया से ऊपर, विंड पाइप से ऊपर लेके जा रहा होता है हमारा म्यूकस को, ठीक है। और सीलिया उस लिहाज से है। कार्टिलेज बेसिकली बैंड होने नहीं देता आपके ट्रैकिया को, या जो है वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिफॉर्म नहीं होने दे सकता, उसकी शेप को मेंटेन रखता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। स्मूथ मसल सपोर्ट देते हैं आपको, ठीक है, मतलब आपकी ट्रैकिया को, वेन पाइप को सपोर्ट देते हैं। ब्रोंकस में हम लोगों ने पढ़ा था, और इसकी मजीद डिटेल्स भी हैं भाई। ब्रोंकस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रोंकस एंड ट्रैकिया बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द टर्मिनल ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, तो उसमें ये बात याद रखना है कि हमारे पास जो टर्मिनल ब्रोंकियल है उसमें हमारे पास ना तो कार्टिलेज होता है ना तो गॉबलेट सेल। सिमिलरली इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल और एल्वेओलाई, देखो आपके पास जो सांस आप ले रहे हो ना, उसमें जितनी भी बीमारी है ना, वो बस ऊपर वाली चीज़ों का काम है कि वो उस बीमारियों को ख़त्म करें। लाइक ट्रैकिया हो गया जो सबसे पहले आता है, उसके बाद ब्रोंकस हो गया, ठीक है, सिंगुलर ब्रोंकाई, तो प्लूरल ब्रोंकाई। तो हमारे पास जो ये ट्रैकिया और ब्रोंकस है ना, ये हमारे पास जरासीम को ख़त्म करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, एयर को ट्रैप करता है ताकि बैक्टीरिया ट्रैप हो सके, डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो सके। तो उसके लिए वजह से हमारे पास गॉबलेट सेल्स भी हैं यहाँ पर, और हमारे पास कार्टिलेज भी है। इफ़ वी टॉक अबाउट द टर्मिनल ब्रोंकियल्स में ये दोनों नहीं है। सिमिलरली फॉर द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल और एल्वेओलाई में, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली इट इज़ द साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज। एल्वेओलस में हमारे पास कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। वाई? क्योंकि उसमें हमारे पास सिंपल एक लेयर होनी चाहिए, स्क्वामस एपिथेलियम सेल विच इज़ वन सेल थिक ओनली, और उसका होना ज़रूरी क्यों है? सिर्फ उसी का होना ज़रूरी है, और उसका होना ज़रूरी क्यों है? ताकि डिफ्यूजन आराम से हो। अगर बाकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी होंगे तो हम कहेंगे कि यार डिफ्यूजन तो मुश्किल है, हमें वहाँ पर सिर्फ डिफ्यूजन चाहिए, इसलिए वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं रखते हम। इफ़ यू टॉक अबाउट द टर्मिनल ब्रोंकियल में हमारे पास सीलिया भी होता है और स्मूथ मसल्स भी होती हैं, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियल्स में बेसिकली एल्वेओलस नहीं होते। फिर टर्मिनल ब्रोंकियल से मजीद ब्रोंकियल्स निकलते हैं जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल होते हैं कहते हैं, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एल्वेओलस से अटैच होते हैं, तो हम कहते हैं कि दीज आर द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। और यहाँ पर हमारे पास स्मूथ मसल्स भी नहीं होता, सिंपल हमारे पास सिलिया होता है। स्मूथ मसल्स इसलिए भी नहीं होता बिकॉज यहाँ से हमारे पास बेसिकली बहुत सारी कैपिलरीज आपस में जॉइन होती है, कैपिलरी बेड बनाती है इन द एल्वेओलस। तो ये थी समरी अब तक की। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर। अब हम बाकी की चीज़ें जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।